नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के पेंच कसे हैं। विधायकों की समस्याओं पर अधिकारियों को निर्देश दिए। फील्ड में उतरकर विकास कार्यों में तेजी दिखाए। सीएम धामी ने कहा है कि लापरवाह अधिकारियों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। बड़ी जानकारी देहरादून से आपको बता रहे, लापरवाह अधिकारियों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर है जानकारी देहरादून से। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कसे अधिकारियों के पेंच। विधायकों की समस्याओं पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। फील्ड में उतरकर विकास कार्यों में दिखाए तेजी। लापरवाह अधिकारियों पर अब कार्रवाई की जाएगी। बड़ी जानकारी आपको बता दें, देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के पेंच कसे हैं। विधायकों का समस्याओं पर अधिकारियों को निर्देश दिए। फील्ड में उतरकर विकास कार्यों में तेजी दिखाए। लापरवाह अधिकारियों पर अब कार्रवाई की जाएगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के पेंच कसे हैं। विधायकों की समस्याओं पर अधिकारियों को निर्देश दिए। फील्ड में उतरकर विकास कार्यों में तेजी दिखाए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी देहरादून से। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के पेंच कसे हैं। विधायकों का समस्याओं पर अधिकारियों को निर्देश दिए। फील्ड में उतरकर विकास कार्यों में तेजी दिखाए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते देहरादून से। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के पेंच कस दिए हैं। विधायकों की समस्याओं पर अब अधिकारियों को निर्देश दिए। देहरादून से एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, मंत्रियों को एसीआर लिखने का अधिकार देने का मामला है। एसीआर लिखने का अधिकार देने के पक्ष में नहीं नौकरशाह। वर्तमान में मुख्यमंत्री के पास है एसीआर लिखने का अधिकार। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के समय बदली थी व्यवस्था। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, एसीआर लिखने का मामला। वर्तमान में मुख्यमंत्री के पास एसीआर लिखने का अधिकार। पूर्व मुख्यमंत्री ने ये बदलाव किए थे। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, मंत्रियों को एसीआर लिखने का अधिकार देने का मामला। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, वर्तमान में मुख्यमंत्री के पास है एसीआर लिखने का अधिकार। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने इसमें बदलाव किए थे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे इस वक्त की देहरादून से। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, मंत्रियों को एसीआर लिखने का अधिकार देने का मामला। और वर्तमान में मुख्यमंत्री के पास एसीआर लिखने का अधिकार है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के समय ये बदलाव किया गया था। तो मंत्रियों को एसीआर लिखने का अधिकार देने का मामला। बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, वर्तमान में मुख्यमंत्री के पास है एसीआर लिखने का अधिकार। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने ये बदलाव किए थे। वहीं देहरादून से एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, बाबा केदार के डोली पर भी होगी पुष्प वर्षा। बड़ी जानकारी आपको बताते, 24 और 25 अप्रैल को हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, यूपीसीएल के आला अधिकारियों के धामों के आसपास डेरा डाला जाएगा। ऊर्जा निगम मुख्यालय में 26 अधिकारी मौजूद होंगे। चारधाम यात्रा के लिए 26 अधिकारी मौजूद होंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी बिजली की व्यवस्था। और यूपीसीएल के आला अधिकारियों के धामों के आसपास डेरा डाला है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर, घंटे उपलब्ध रहेंगी बिजली की व्यवस्था। बड़ी जानकारी, यूपीसीएल के आला अधिकारियों ने धामों के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है, जहां पर 26 अधिकारी तैनात किए गए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, बिजली व्यवस्था चारों धामों में आपको बता दें, बिजली व्यवस्था को लेकर 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी बिजली की व्यवस्था। इसको लेकर तैयारी यूपीसीएल के आला अधिकारियों के धामों के आसपास ये की गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, यूपीसीएल के आला अधिकारियों ने धामों के आसपास तैनाती बढ़ा दी है।
तो देहरादून से बड़ी जानकारी, बाबा केदार के डोली पर भी होगी पुष्प वर्षा। इस वक्त की बड़ी खबर, 24 और 25 अप्रैल को हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी। 25 अप्रैल को खुल रहे हैं बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां 24 और 25 अप्रैल को हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। 25 अप्रैल को खुल रहे हैं बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बताते हैं, 25 अप्रैल को खुल रहे हैं बाबा केदारनाथ के कपाट। बड़ी जानकारी, अहम खबर, बाबा केदार के डोली पर भी होगी पुष्प वर्षा। 24 और 25 अप्रैल को हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा। बड़ी जानकारी, अहम खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, 24 और 25 अप्रैल को हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा। 25 अप्रैल को खुल रहे हैं बाबा केदारनाथ के कपाट। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां 24 और 25 अप्रैल को हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा। पच्चीस अप्रैल को खुल रहे हैं बाबा केदारनाथ धाम के कपाट और 24 और 25 अप्रैल को हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, देहरादून से बाबा केदार के डोली पर भी पुष्प वर्षा की जाएगी। वहीं देहरादून से एक और बड़ी जानकारी, प्रदेश में कई जगहों पर बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज। बड़ी जानकारी, पहाड़ में आज भी बारिश, ओलावृष्टि का येलो अलर्ट। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर में गर्जना की संभावना है। पिथौरागढ़ जिले में भी गर्जना के साथ बिजली चमकने की आशंका। तेज बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि की संभावना। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, तेज बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि की संभावना जताई गई। मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान क्या क्या? उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर में गर्जना की संभावना। पिथौरागढ़ जिले में भी गर्जना के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बताते, तेज बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि की संभावना। मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावना। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर, तो मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर में बारिश की संभावना। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। वहीं देहरादून से एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते, इस वक्त की बड़ी खबर, 11 शहरों में दूर होगी पार्किंग की दिक्कत। यात्रा मार्ग और प्रमुख पर्यटन गतिविधियों वाले शहर, सरकार ने पार्किंग निर्माण को 14 करोड़ रुपए जारी किए हैं। शहरों में जाम की समस्या से निपटने के प्लान है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, प्रदेश सरकार पार्किंग पर जोर दे रही है। करीब 150 नई पार्किंग के विकल्प तलाश रही है सरकार। मल्टी स्टोरी ऑटोमेटिक टनल पार्किंग के विकल्प है शामिल। शुरुआती चरण में 18 पार्किंग के लिए बजट जारी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, मल्टी स्टोरी को लेकर सरकार का जोर है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। देहरादून से बड़ी खबर, 11 शहरों में दूर होगी पार्किंग की दिक्कत। करीब 150 नई पार्किंग के विकल्प तलाश रही है सरकार। मल्टी स्टोरी ऑटोमेटिक टनल पार्किंग के विकल्प शामिल है। शुरुआती चरण में 18 पार्किंग के लिए बजट। प्रदेश सरकार पार्किंग पर जोर दे रही है। मल्टी स्टोरी ऑटोमेटिक टनल पार्किंग के विकल्प शामिल है। शहरों में जाम की समस्या से निपटने के लिए जोर दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार पार्किंग पर जोर दे रही है। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देवों की भूमि है देवभूमि उत्तराखंड, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आस्था के केंद्रों पर शीश नवाने आते हैं।
उत्तराखंड सरकार धार्मिक पर्यटन को सुगम बनाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। जहां एक ओर 4 धाम रेल लाइन प्रोजेक्ट का काम तेजी से प्रगति पर है, वहीं ऑल वेदर रोड ने तीर्थ यात्रियों को लाभान्वित करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते 4 धाम यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। केदारनाथ पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट के साथ साथ बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथ धाम के कायाकल्प पर तेजी से काम हो रहा है। धामी सरकार ने कुमाऊं क्षेत्र के अनेक पौराणिक एवं ऐतिहासिक मंदिरों के सुनियोजित विकास के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत की है। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत राज्य सरकार ने कुमाऊं क्षेत्र के 60 से अधिक प्राचीन मंदिरों के सौंदर्यीकरण, पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार का संकल्प लिया है। मिशन के तहत इन दिव्य धामों तक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। राज्य में धार्मिक स्थलों के सुनियोजित विकास में धार्मिक पर्यटन को नई दिशा दी है, जिससे तीर्थ यात्रियों और सैलानियों के लिए उत्तराखंड यात्रा बन रही है बेहतर, सुगम और सुरक्षित। सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है हमारे प्राचीन मंदिरों के लिए, जिससे अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ आए। धार्मिक पर्यटन के साथ साथ राज्य सरकार इस क्षेत्र में साहसिक पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है, जिससे बड़ी तादाद में युवा पर्यटक आकर्षित होंगे और यहाँ रोजगार के नए विकल्प खुलेंगे। उत्तराखंड सरकार के इन नीतिगत फैसलों से संपूर्ण विकास को मिलेगा एक नया आयाम। एक साल नई मिसाल। देवभूमि उत्तराखंड प्यारी, स्वर्ग सरीखी लगती न्यारी, पावन 4 धाम की धरती, सारी सृष्टि नमन है करती। देवभूमि की पावन धरती पर एक बार फिर से अवसर आया है 4 धाम की यात्रा की पुण्य प्राप्ति का। 22 अप्रैल अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर यमुनोत्री और गंगोत्री के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोले जा रहे हैं। इसके बाद श्रद्धालु 25 अप्रैल से बाबा केदारनाथ और 27 अप्रैल से पावन बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकेंगे। 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in, व्हाट्सएप नंबर 8394 833 833 और मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से यात्रा का पंजीकरण करवा सकते हैं। होटल बुकिंग करवा चुके ऐसे यात्री जिनका वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण नहीं हुआ, उत्तराखंड राज्य के ऐसे यात्री या होटल स्वामी टोल फ्री नंबर 1364 और अन्य राज्यों के यात्री 0135 1364 या 0135 3520 पर कॉल करके अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इन पंजीकरण की सुविधाओं के लिए 15 लाइन वाला कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है। पंजीकरण के बाद यात्रियों को दर्शन टोकन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे यात्री निर्धारित समय पर सुगमता से धामों के दर्शन कर सके। पावन 4 धाम की यात्रा में केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर की विशेष सेवा भी शामिल है। इसके लिए इच्छुक यात्री IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट www.heliyatra.irctc.co.in पर जाकर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। दिव्य और सुगम 4 धाम यात्रा के लिए तत्पर उत्तराखंड सरकार। में गामी 4 धाम यात्रा के दौरान सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ काम करेंगे और इसे देखने के लिए प्रदेश में मॉक ड्रिल क्या क्या। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह मॉक ड्रिल हुआ, जहां पर बताते हैं कि प्रदेश भर में आपदा प्रबंधन की यह मॉक ड्रिल हुई है, जिसके तहत उत्तरकाशी के बड़कोट में बादल फटने, हरिद्वार में गंगा में बाढ़ आने और 12 श्रद्धालु लापता होने का ट्रायल हुआ। वहीं दूसरी तरफ सेमधामी हालात का जायजा लेने कंट्रोल रूम पहुंचे। आपदा प्रबंधन कार्यालय में कंट्रोल रूम को फोन पर महाराणा प्रताप स्टेडियम के पास ओएसिस स्कूल के पास नदी में बाढ़ आने से तटीय क्षेत्र में स्कूली बच्चों के फंसे होने की भी सूचना मिली थी, जिस पर जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर सोनिका ने IRS को सक्रिय करते हुए IRS से जुड़े सभी अधिकारियों को तत्काल अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए थे। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आपदा के दौरान सभी विभाग तालमेल के साथ कार्य करें,
इसके उद्देश्य से मॉकड्रिल की गई। उन्होंने चार धाम यात्रा की जो तैयारियां हैं काफी पहले से प्रारंभ कर दी थी और इसके पीछे हमारा एक ही उद्देश्य है कि आने वाले सभी श्रद्धालुओं को, सभी पर्यटकों को आसानी से यात्रा उनकी हो पाए, उनकी यात्रा सुगम हो, अच्छी हो और किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। आपदा की स्थिति हो या कोई अन्य स्थिति उत्पन्न होती तो उसके लिए भी हमारी सभी एजेंसियां एक दूसरे से संपर्क करते हुए, एक दूसरे से आपस में समन्वय करते हुए कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। इसीलिए आज ये मॉक ड्रिल भी जो है करवाई जा रही है, जिससे कि सब लोग हर स्थिति के लिए तैयार रहें और बाकी यात्रा के लिए पूरा उत्तराखंड तैयार है, देवभूमि तैयार है। चारधाम यात्रा के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन ने अपनी तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। यह मॉक ड्रिल यात्रा पंजीकरण कार्यालय एवं ट्रांजिट कैंप परिसर में की गई थी। मॉक ड्रिल के दौरान स्थानीय प्रशासन को सूचना मिली कि किसी वजह से पहाड़ में यात्रा रोक दी गई है, इसीलिए यात्रा ट्रांजिट परिसर में श्रद्धालुओं की संख्या काफी अधिक बढ़ गई है, जिसे नियंत्रण करने की जरूरत है। सूचना के आधार पर पुलिस और तमाम विभागों ने संबंधित अधिकारी से मौके पर पहुंचे और उन्होंने श्रद्धालुओं की भीड़ को समझाकर नियंत्रण में किया है। एसडीएस सौरभ असवाल ने बताया कि मॉक ड्रिल में सभी विभागों का आपसी सामंजस्य बेहतर रहा, सभी व्यवस्थाएं और तैयारियां ठीक नजर आई। पहाड़ों में भी यात्रा अभी कुछ देर के लिए रोक दी गई है, तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ एकत्रित हो गई है। उसमें कम से कम 9-10 हज़ार लोग यहाँ पर हैं और जो और यात्री भी आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए वो भी आ रहे हैं, तो काफ़ी भीड़ एकत्रित हो रही है। तो हम क्राउड मैनेजमेंट करने के लिए एक मॉक ड्रिल चला रहे हैं। उसमें हमने देखा है कि यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन वाला जो शेड है वहाँ पर भी काफ़ी लोगों की लाइन लगी हुई है और जो और लोग आए थे उनको हमने वेटिंग एरिया में और जो शेड बनाए हैं वहाँ पर बिठा दिया गया है। उनके लिए पानी, कूलर और ठंडे पानी की सब व्यवस्था है। काफ़ी गर्मी पड़ रही है। उसमें हमने देखा कि एक लाइन में खड़े किसी को चक्कर आ गए थे, तो अभी उसको डॉक्टर को दिखा के, यहाँ पे चिकित्सा की भी व्यवस्था है, डॉक्टर को दिखा के अभी उसको हायर सेंटर में एम्बुलेंस से रिफर करा दिया गया है। मॉक ड्रिल किया गया था। इसमें किस तरीके से यात्री यहाँ पर पहुँचेंगे और जब भीड़ होगी तो उनका किस तरीके से उनको एग्जिट किया जाएगा, किस रास्ते से किया जाएगा, कहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन होगा, कहाँ पर यदि कोई घायल होता है या बेहोश होता है या कोई तबीयत खराब होती है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के जाखन में सीवर पंपिंग स्टेशन का भूमि पूजन किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आज से 20 साल पहले यहां की स्थिति अत्यधिक दयनीय थी और जनता के आशीर्वाद से यह संभव हो सका। जल्द ही ओवरहेड टैंक का लोकार्पण भी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य योजना में भी सड़कों की स्वीकृति का कार्य प्रगति पर है। हर घर नल योजना के माध्यम से सभी घरों को पानी दिया जा रहा है और वहीं उज्ज्वला योजना के माध्यम से देश में 12 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन दिए गए हैं। और इसी प्रकार मंत्री ने केंद्र की योजनाओं को अपने संबोधन में जनता के बीच रखा। साथ ही आपको बताते चले कि उत्तराखंड में यह डीआईपी टेक्नोलॉजी पहली बार प्रयोग में लाई गई है। इसके लिए भूमि की न्यूनतम आवश्यकता को पड़ती है, जहां पर जगह की कमी है और जहां पर जगह की कमी है वहां के लिए यह उपयुक्त है। उस टेक्नोलॉजी में स्टोरेज टैंक नहीं बनता है। इसमें आने वाले सीवर टीआईपी के माध्यम से सीधे स्टोर के लिए बिना पंप हो जाता है। यह वातावरण के अनुकूल है और प्रदूषण की संभावना ही नहीं रहती है। उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप यह पंप उपयुक्त सेवरेज पंप है। एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो वहां से आई उस प्लांट को हम यहाँ पर लगा रहे हैं। 2.95 लाख की उसकी कीमत है। 5 साल तक वही कंपनी इसको मेंटेन करेगी, जिसमें कहीं सीवर बाहर दिखाई नहीं देगा। खाली गाड़ी लगाई जाएगी जो उसमें इस प्रकार की चीजें हैं जो अंदर निकल सकती हैं उनको साफ करने के लिए। और ये पहला प्लांट यहाँ पर लग रहा है। मैं इसके लिए अपने जल निगम के अधिकारियों को हमारे मंत्री जी को आभार करता हूँ।
15वें वित्त आयोग का बजट खर्च न कर पाने वाली पंचायतों को विभागीय मंत्री सतपाल महाराज ने कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने ऐसे अधिकारियों और प्रतिनिधियों को कार्रवाई की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि पंचायती राज निदेशालय देहरादून सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में महाराज ने 15वें वित्त आयोग का पैसा खर्च न होने पर चिंता व्यक्त करते हुए चिन्हित विकासखंड, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत अधिकारियों को चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि बार बार कहने के बाद भी पैसा खर्च नहीं कर रही है पंचायतों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि विकास कार्यों पर पैसा 100% खर्च हो ताकि केंद्र सरकार से अतिरिक्त बजट मिल सके। बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल के अंदर जो है हमारी बातों को सुना और ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं दिल्ली में जब मंत्री जी के पास गया तो मंत्री जी ने कहा भाई हमें यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजिए ताकि और पैसा उत्तराखंड को हम दे सकें। और निश्चित रूप में हमारे लिए बहुत आवश्यक हो गया है कि हम आपको हिदायत दें और हम इस प्रकार की परिपाटी लाना चाहते हैं कि जो जनप्रतिनिधिगण और जो अधिकारीगण पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं उनको हम दंडित करें और जो पैसा खर्च कर रहे हैं उनको हम पुरस्कृत करें। चर्चा हो गई थी सर, ये पाइपलाइन में है, सारे टेंडर भी हो गए हैं। ठीक है, तो ये आसान हो जाएगा, 1-1.5 महीने में हो जाएगा सर। और थोड़ा गुणवत्ता को इंश्योर कीजिए। विधायकों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक के बाद तमाम विपक्षी विधायक मुख्यमंत्री की ओर से की गई इस पहल की सराहना करते नजर आए। चकराता सीट से कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह ने कहा है कि इस तरह की बैठकें लगातार आयोजित की जानी चाहिए ताकि सभी क्षेत्र का विकास समान रूप से हो सके। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के विधायकों का कहना है कि शुरुआत तो अच्छी है, लेकिन जब तक धरातल पर कार्य नहीं किया जाता तब तक वह संतुष्ट नहीं होंगे। हमारी विधानसभाओं की समीक्षा बैठक आहूत की और उस समीक्षा बैठक में हमारे तमाम साथियों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की जो समस्याएं थी उसको मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने का काम किया और जो 10 हमसे जो है अपनी अपनी विधानसभाओं की प्रमुख जो हमारी ये थी मांग थी उसके परिप्रेक्ष्य में जो पत्र हमें भेजा था उस पर भी चर्चा हुई है। अब देखिए सरकार क्या करती है। बीजेपी युवा मोर्चा के युवा नेता बॉबी सम्मन ने ऐलान किया है कि वह नगर पंचायत लालकुआं में हो रहे वित्तीय अनियमितताओं को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करने जा रहे हैं। मामले पर बॉबी सम्मन ने बताया कि वह नगर पंचायत लालकुआं में हो रहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध 29 दिनों तक धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हुए हैं। हालांकि उनके वरिष्ठ पदाधिकारियों के आश्वासन के बाद जिलाधिकारी के आदेश पर एक जांच टीम का गठन किया गया, जिसमें कई अनियमितता सामने आई है, मगर जो भी अनियमितताएं सामने आई है उन्हें सरलतापूर्वक जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने से बचा दिया जाए। ऐसे में उन्होंने जिलाधिकारी द्वारा गठित जांच समिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह जांच और कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और इस मामले पर हाईकोर्ट नैनीताल में PIL दाखिल करेंगे। बॉबी ने कहा जनहित से खिलवाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जल्द ही वह जनहित याचिका दायर करने के बाद वह अपनी अग्रिम रणनीति तय करेंगे। बता दें कि बॉबी सम्मल द्वारा किए गए इस ऐलान के बाद से नगर में चर्चाओं का बसार गर्म है। नगर पंचायत लालकुआं के विरुद्ध 29 दिवसीय धरना प्रदर्शन मैंने किया और 29 दिवसीय धरना प्रदर्शन में जांच सदस्य कमेटी का गठन हुआ और जांच में जो भी पाया गया है उससे मैं बिल्कुल असंतुष्ट हूं और जांच बिल्कुल भी जनहित को देखते हुए नहीं की गई है, क्योंकि कई पैसों की इसमें बंदरबाट हुई है और कई पैसे इसमें घोटाले सामने आए हुए हैं जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
इस बीच देहरादून से एक बड़ी जानकारी, तेज आंधी तूफान से गिरे पेड़। बड़ी जानकारी, राजपुर रोड पर कई पेड़ सड़क पर गिरे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, गिरे पेड़ों से यातायात भी बाधित हुआ है। वन विभाग ने गिरे पेड़ों को हटाया। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, वन विभाग ने गिरे पेड़ों को हटाया। राजपुर रोड पर तेज आंधी तूफान से गिरे पेड़, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, गिरे पेड़ों से यातायात भी बाधित और वन विभाग ने गिरे पेड़ों को हटवाया। बड़ी जानकारी, राजपुर रोड पर कई पेड़ हटाए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, देहरादून से तेज आंधी तूफान से गिरे पेड़। राजपुर रोड पर कई पेड़ सड़क पर गिरे और गिरे पेड़ों से यातायात भी बाधित हुआ है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, यहाँ पर गिरे पेड़ों से आपको बता दें यातायात बाधित हो रहा था और उसके बाद राजपुर रोड पर कई पेड़ सड़क पर गिरे रहे। गिरे पेड़ों से यातायात भी बाधित हुआ है और तेज आंधी तूफान से ये पेड़ सड़क पर टूटकर गिरे थे। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।